नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एफोरिज्म नंबर 12 को समझेंगे। It is the morbidly affected vital energy alone that produces diseases. सिर्फ कल कल भी हमने यही यही चर्चा की एफोरिज्म नंबर 11 और उसकी फुटनोट में कि वाइटल एनर्जी वही है, यही वाइटल एनर्जी है, वाइटल प्रिंसिपल या वाइटल फोर्स जो मॉर्बिडली अफेक्टेड होता है और जो डिजीज प्रोड्यूस करता है। उसके लिए एक फुटनोट दी है, वो बाद में हम समझेंगे उसको। सो दैट द मॉर्बिड फिनोमिना परसेप्टिबल टू अवर सेंसेस एक्सप्रेस एट द सेम टाइम ऑल इंटरनल चेंज। इस तरीके से वो अफेक्ट होता है, मॉर्बिडली अफेक्टेड हो जाता है और डिजीज को प्रोड्यूस करता है कि जिससे हम फिजिशियन हमारे सामने जो भी उसकी इंटरनल चेंज है उसी को एक्सप्रेस करता है अपनी हमारी सेंसेस में। उस तरीके से वो एक्सप्रेस करता है ताकि फिजिशियन की सेंसेस में वो परसेप्टिबल फिनोमिना हो जाए। So that the morbid phenomena perceptible to our senses express at the same time all the internal change, that is to say, the whole morbid derangement of the internal dynamics। यानी कि जो भी इंटरनल डायनामिक्स जो जो मॉर्बिड डिरेंजमेंट है उसी के अकॉर्डिंग वो एक्सप्रेस करता है बाहरी चीजों को, बाहरी डिजीज को एक्सप्रेस करता है। इन अ वर्ड, एक शब्द में कहे तो दे रिवील द वर्ल्ड डिजीज। तो जो मॉर्बिड फिनोमिना जो परसेप्टिबल है एक फिजिशियन की सेंसिस के द्वारा, वही तो पूरा डिजीज है। वो रिवील करता है पूरे डिजीज को। कॉन्सिक्वेंटली ऑल्सो द डिसअपियरेंस अंडर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द मॉर्बिड फिनोमिना and of all the morbid alterations that differ from the healthy vital operations certainly affects and necessarily implies the restoration of the integrity of the vital force and therefore the recovered health of the whole organism। तो जैसे अब तक हम समझते हैं वही चीजें हैं, फिर से अलग अलग एंगल से हनुमान सर हमें समझाते हैं ताकि वो हमारे हमारी कॉन्शियसनेस में वो छप जाए। तो डिसअपियरेंस अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द मॉर्बिड फिनोमिना, अगर या अगर ये ऐसा है, एक शब्द में कहे तो ये सब पूरा डिजीज है। तो उसका मतलब ये है कि जैसे ही ये मॉर्बिड फिनोमिना जो चल रही बॉडी में और हमारी सेंसिस में, वो जैसे ही वो ट्रीटमेंट के अंडर में डिसअपियरेंस हो जाएगा, सभी मॉर्बिड फिनोमिना, सभी तरीके के मॉर्बिड अल्ट्रेशंस कि जो हेल्दी वाइटल ऑपरेशन से काफी डिफर थे, अलग थे, वो सब अगर डिसअपियर हो जाता है, certainly affects and necessarily implies the restoration of the integrity of the vital force। तो ये चौकसता के साथ इसकी डिसअपियरेंस अफेक्ट करेगा वाइटल फोर्स को और जरूरी तरीके से वो वाइटल फोर्स की इंटीग्रिटी को रिस्टोरेशन करेगा। एंड देयरफॉर, और उसकी वजह से हमारे जो वॉल ऑर्गेनिज्म है उसकी हेल्थ रिकवर हो जाएगी। तो अगर उसकी मॉर्बिड, जैसे हमने आगे से समझा, अगर ये ऐसा ही है, वाइटल एनर्जी की मॉर्बिड अल्ट्रेशन ही डिजीज है, तो उसका मतलब ये है कि जब जैसे ही ये सब मॉर्बिड फिनोमिना जो वाइटल फोर्स में अंदर है उसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है बाहरी डिजीजेस से, सिम्टम से और मॉर्बिड फिनोमिना से। तो जो भी ये सब मॉर्बिड फिनोमिना, अल्ट्रेशन, सिम्टम, साइंस, ये सब हट जाएगा दवाई की दवाई देने से, इंटरनल ट्रीटमेंट से। जैसे ये डिसअपेयर हो जाएगा बाहरी लेवल से, तो उसका मतलब ये है कि ये पेशेंट अच्छा हो रहा है। उसमें फुटनोट 9 आती है, ये वाइटल एनर्जी डिजीज को प्रोड्यूस करता है उसके बारे में है। How the vital force causes the organism to display morbid phenomena, that is how it produces disease। It would be of no practical utility to the physician to know। Vital force ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्या करता है जिससे ये मॉर्बिड फिनोमिना डिस्प्ले होता है और ऐसा क्या डिजीज में है
जो डिजीज, ऐसा क्या है जो डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, ये सब जानना फिजिशियन के लिए कोई प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं होगा, एंड विल फॉर एवर रिमेन कंसील्ड फ्रॉम हिम। और हमेशा उस फिजिशियन से, जो जो भी फिजिशियंस है उन सब से ये हमेशा बंद रहने वाला है, कंसील्ड रहने वाला है, छुपा हुआ ही रहने वाला है। तो हमें वो जानने की कोशिश नहीं करनी है कि ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, कि उससे डिजीज हो रहा है, और कौन ये प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे सिम्टम्स और साइंस या मॉर्बिड अल्ट्रेशंस कौन प्रोड्यूस करता है। ऐसा जानने का प्रयास फिजिशियन के लिए व्यर्थ है। सिर्फ हमें क्या करना चाहिए, आम खा लेना चाहिए, गुठली नहीं गिननी चाहिए कि कितने कितने आम खाए, बस वो खाते जाओ। ओनली व्हाट इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू नो द डिजीज। ओनली हमें क्या जानना है, ओनली इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू नो ऑफ द डिजीज, एंड व्हाट इज फुल्ली सफिशिएंट फॉर इनेबलिंग हिम टू क्योर इट। हमें सिर्फ बीमारी के बारे में जानना चाहिए कि बीमारी में क्या ऐसा है जिसको हमें सही करना है, और ऐसे क्या संसाधन इस दुनिया में है जिससे हम उसको क्योर कर सकते हैं। हैज द लॉर्ड ऑफ लाइफ रिवील्ड टू हिज सेंसेस। तो ये जो कौन सी ऐसी सफिशिएंसी है कि जिससे उसको क्योर, वो बीमारियों को क्योर कर सके, वो इस लाइफ का देवता उसकी सेंसिस में उसको रिवील्ड करेगा। ये रिवील करवाता है हमारे पेशेंट के पास। पेशेंट आके आके बैठता है और उसको किस एंगल से देखना है, वो उस परमात्मा के हाथ में है। तो हनुमान सर काफी स्पिरिचुअल पर्सन है, और उन्होंने जो ये साइंस इस दुनिया को दिया, वो साइंस भी काफी स्पिरिचुअल है। इसीलिए इस हनुमान सर के वर्ड को समझना है, तो किसी भी कोई भी पर्सन जो स्पिरिचुअल हो, जो स्पिरिचुअलिटी को समझता हो, वो उनके वर्ड्स को बखूबी समझ सकता है। जिस जिस डेप्थ के साथ हनुमान सर कहना चाहते हैं, उस डेप्थ के साथ हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट एफोरिज्म इज aphorism 13. Therefore, disease that does not come within the province of manual surgery, considered as it is by the allopathists as a thing separate from the living wall, from the organism and its animating vital force, and hidden in the interior, be it ever so subtle a character, is an absurdity that could only be imagined by minds of a materialistic stamp, and has for thousands of years given to the prevailing system of medicine all those pernicious impulses that have made it a truly mischievous non-healing art. इसीलिए आगे हमने समझा कि ये तो मॉर्बिड फिनोमिना वाइटल फोर्स की डिरेंजमेंट से प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए डिजीज जो मैनुअल सर्जरी के प्रोविंस में, उसकी प्रोविंस में नहीं आता, यानी कि जो क्लियर कट सर्जिकल डिजीज नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो बाकी के जो डिजीज है प्योरली सर्जिकल के अलावा जो भी डिजीज है, देयरफॉर इसीलिए सभी डिजीज कंसिडर्ड एज इट इज बाय द एलोपैथ्स, जैसे एलोपैथ्स एलोपैथ के द्वारा किया जाता है कि एक सेपरेट चीज है जो लिविंग वॉल से काफी अलग है, उससे बाहर का है कुछ डिजीजेस फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनिमेटिंग वाइटल फोर्स। पूरी लिविंग वॉल ऑर्गेनिज्म और उसकी जो एनिमेटिंग वाइटल फोर्स है उससे काफी सेपरेट थिंग है, ऐसा समझा कंसिडर करना, जैसा एलोपैथ के द्वारा होता है। और and hidden in the interior, be it ever so subtle a character, is an absurdity। और क्या समझते हैं कि ये पूरा अलग है, और अंदर छुपा है बीमारी, अंदर छुपी हुई है, वो काफी मूर्खामी जैसा है। दैट ऐसा ऐसा सिर्फ मटेरियलिस्टिक स्टैम्प वाले माइंड ही इमेजिन कर सकते हैं, एंड हैज फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स गिवन टू द
प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हनुमान सर कहते हैं कि डिजीज तो हिडन इन द इंटीरियर होता है, लेकिन एलोपैथी ये कहते हैं कि ये तो एब्सोर्डिटी है, यानी कि मूर्खामी जैसा है। लेकिन ऐसी सोच जो मटेरियलिस्टिक माइंड वाले हैं वही ऐसी इमेजिन कर सकते हैं, and has for thousands of years given to the prevailing system of medicine all those pernicious impulses। और ऐसी सोच ने हजारों सालों से दे रखा है इस प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो अभी प्राथमिक जो सारवार होती है वो एलोपैथी में पहले होती है, तो यानी कि जिसका दबदबा है, ऐसी प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने हजारों साल दे दिए ऑल दोज परनिशियस इम्पल्सिस। और उन्होंने वो सब परनिशियस मीन्स हानिकारक, वो सब हानिकारक यानी कि दुख देने वाले इम्पल्सिस के साथ उसको जन्म दे दिया, दैट हैव मेड इट ट्रूली मिस्chievous। और इन इम्पल्सिस ने इस साइंस को ट्रूली मिस्chievous मीन्स नॉन हीलिंग आर्ट बना दिया। तो ये जो सोच आई, जो अंडरस्टैंडिंग आई बीमारियों के बारे में एलोपैथी में, वो उसने इस साइंस को ट्रूली मिस्chievous बना दिया, यानी कि जो जो पेशेंट के साथ वी कैन से इसको छेड़खानी करते हैं, उसकी लाइफ के साथ छेड़खानी करते हैं, नॉन हीलिंग आर्ट बना दिए। तो ये फॉरिज्म नंबर 13। तो आज हम इस जर्नी को यहाँ पर स्थगित करते हैं। बात वही है कि जो भी बीमारियां है वो मॉर्बिड फिनोमिना है, और और हमें उस वो मॉर्बिड फिनोमिना को पेशेंट की जो डायनामिक लेवल पे चल रहा है वहां से उसको समझना है। कुछ, हाँ, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें जिसमें हमें बाहरी सतह से भी प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ सकता है, लेकिन उसकी काफी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, उसकी डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन जाती है। वहां पर फिजिकल लेवल से भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे बॉनी हुसैन सर ने कहा उस तरीके से, बोगर सर ने कहा उस तरीके से। लेकिन जो मोटा मोटा सा अगर हम बात को पकड़े, तो सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं हमारे पास एज अ होम्योपैथ, वो वो काफी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और केस उस डीपर लेवल तक जाते भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, वहां तक जाते, डायनामिक्स तक जाते। और पेशेंट आके अगर कोई उतना डीपर पेनिट्रेशन करता भी ना हो, उसके पास भी वो पेशेंट उसकी अपनी डीपर फीलिंग बता के चला जाता है, लेकिन वो डॉक्टर के पास वो नॉलेज नहीं होने की वजह से वो नहीं पकड़ सकता। तो हम उस नॉलेज को पाने के लिए हम सब इकट्ठा जुड़े हैं और एक साथ आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।